मैं धीरज सक्सेना गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज रिलेटेड प्रोविजंस पर चर्चा कर रहा हूँ। पूर्व के वीडियो में हम बंधक की 3 तरह की परिभाषाओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम बाकी की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहली परिभाषा आती है भोग बंधक, यूजुफ्रुक्टरी मॉर्गेज, जो धारा 58 घ डी में वर्णित है। नाम से ही जाहिर है कि उस संपत्ति का भोग, उपभोग, उपयोग, कब्जा रखने का अधिकार जो है वो बंधकदार को प्राप्त होता है। बंधक संपत्ति का कब्जा अंतरित हो जाता है। ये इस तरह के बंधक की विशेषता होती है। 1929 में इस उपधारा में संशोधन जो है वो किया गया था, क्योंकि कुछ मामलों में यदि बंधकदार को संपत्ति का कब्जा परिधान नहीं किया जाता था तो उसे भोग बंधक के अंतर्गत नहीं माना जाता था। 1929 में संशोधन के बाद अगर बंधककर्ता अपने आप को आबद्ध भी कर लेता है कि मैं संपत्ति का कब्जा बंधकदार को अंतरित कर दूंगा, तो भी उसे भोग बंधक की श्रेणी में मान लिया जाता है। इस तरह के बंधक की दूसरी विशेषता जो है वो ये होती है कि ये संपत्ति का कब्जा रखने के कारण बंधकदार जो है वो उस संपत्ति का भाटक या लाभ जो भी उस संपत्ति से प्राप्त करेगा, उसका समायोजन जो है वो स्वयं ही उस बंधक के मूलधन में, ब्याज में या दोनों में, जैसा भी उन्होंने शर्त तय की है उसके अनुसार समायोजन करेगा। और इसलिए ये एकमात्र बंधक ऐसा है जिसमें संपत्ति स्वयं अपने बंधक धन को एक दिन चुकता कर देती है और वह बंधक जो है से उन्मुक्त जो है वो हो जाती है। तीसरी विशेषता की यदि हम बात करें तो भोग बंधक में बंधकदार को बंधक संपत्ति का कब्जा बनाए रखने का अधिकार ही प्राप्त होता है। बंधक धन को वसूल करने के लिए सिविल वाद लाने का अधिकार या न्यायालय के माध्यम से विक्रय कराने का उपचार जो है वो बंधकदार को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भी भोग बंधक को एक बार बंधक सदैव के लिए बंधक के रूप में भी जाना जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें अंग्रेजी बंधक, जो 58 के ड में परिभाषित किया गया है, चौथे तरह का बंधक, इसमें बंधककर्ता जो है वह संपत्ति का पूर्ण अंतरण जो है वह बंधकदार को कर देता है और उसके साथ साथ उस बंधक धन को चुकता करने का व्यक्तिगत दायित्व भी लेता है। लेकिन बंधक धन अदा करने के बाद उस बंधक संपत्ति का पुनः अंतरण बंधकदार बंधककर्ता को करेगा। ये शर्त भी इसमें होती है और इसीलिए इसे अंग्रेजी बंधक की श्रेणी में जो है वो रखा गया है। बंधकदार को
चूंकि बंधककर्ता ने पर्सनल लाइबिलिटी लिए, इसलिए सिविल सूट फाइल करने का अधिकार भी होता है। और अगर वह तय दिनांक को बंधक धन अदा न करे तो न्यायालय के माध्यम से संपत्ति का विक्रय कराकर बंधक धन वसूल करने का उपचार भी उपलब्ध होता है। साथ ही साथ धारा 69 के अधीन जो शर्तें उल्लिखित हैं उनके तहत बिना न्यायालय के दखल के भी विक्रय करवाकर ऋण वसूल कर सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक धारा 58(6) में वर्णित है, जो तुरंत धन की आवश्यकता की पूर्ति करवाने की व्यवस्था जो है इस तरह का बंधक करता है। और इसमें सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि बंधककर्ता जो है बंधकदार जो है वो वर्णित जो शहर हैं कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और इसके अलावा अन्य कोई नगर जिसे किसी राज्य सरकार ने नेशनल गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त घोषित किया है, बंधककर्ता को तत्काल ऋण की पूर्ति, तत्काल धन की आवश्यकता की पूर्ति जो है वो करता है, तो उसे कोई भी विधिक औपचारिकता की पूर्ति उस समय नहीं करनी होती है। ये बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि बंधककर्ता किसी भी नगर का निवासी हो सकता है और बंधक संपत्ति भी किसी भी स्थान पर भारत में हो सकती है, किंतु बंधकदार जो है, ऋणदाता जो है, वह वर्णित शहरों में से ही किसी एक का होना चाहिए। नाम से जाहिर है हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक अर्थात जो टाइटल डीड हैं, जो स्वामित्व विलेख हैं संपत्ति के, वे निक्षेप अर्थात जमा कराने हैं, डिपॉजिट ऋणदाता को, और उसके पश्चात कभी भी उस व्यवहार का पंजीकरण जो है वो करवाया जा सकता है, जैसा कि स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम नवीर सिंह 2014 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, जिसमें तय किया गया था कि रजिस्ट्रेशन शुल्क या स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक में नहीं होती और इसका पंजीकरण जो है दस्तावेज का बाद में भी करवाया जा सकता है। जहां संपत्ति स्थित है वहीं पर समव्यवहार का पंजीकरण जो है वो करवाया जाएगा। इस तरह के जो हक विलेखों का निक्षेप द्वारा बंधक का सृजन होता है, उसमें उस बंधक संपत्ति को न्यायालय के माध्यम से विक्रय करवाकर ऋण वसूल करने का उपचार जो है वो बंधकदार को प्राप्त होता है। इसके अलावा अंतिम तरह का जो बंधक है वह है विलक्षण बंधक। नाम से ही जाहिर है विलक्षण अर्थात धारा 58 में कुल मिलाकर 6 तरह के समव्यवहार या लक्षण युक्त बंधक को परिभाषित किया गया है। 7वें तरह का जो विलक्षण बंधक है
इसमें स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ इतना ही वर्णित है कि जो उपरोक्त 6 में से किसी भी तरह के बंधक में नहीं आता वह विलक्षण बंधक है। अर्थात सादा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक, हस्तविलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, इन सब में से किसी एक में नहीं आता हो और एक से अधिक के लक्षण अगर मर्ज कर दिए जाएं, विशेषताएं अगर मर्ज कर दी जाएं, जैसे भोग बंधक में केवल संपत्ति का कब्जा प्रदान किया जाता है, बंधक करता पर्सनल लाइबिलिटी नहीं लेता, लेकिन अगर वो पर्सनल लाइबिलिटी भी ले लेता है सादे बंधक की तरह और संपत्ति का कब्जा भी प्रदान कर देता है भोग बंधक की तरह, तो सादा और भोग बंधक संयुक्त होकर विलक्षण बंधक बन जाते हैं। तो एक से अधिक बंधक की शर्तों का मिश्रण यदि बंधककर्ता और बंधकदार ने कर लिया है तो उसे विलक्षण बंधक कहा जाता है। और विलक्षण बंधक में जो बंधकदार को उपचार प्राप्त होंगे वो उनके द्वारा तय की गई शर्त के अनुसार ही उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो बंधक हमने देखे हैं उनमें एक औपचारिकता की पूर्ति भी की जानी होती है, जिसे हम सामान्यतः दो तरह का मानते हैं। एक कब्जे के परिधान द्वारा, जिसे मौखिक अंतरण भी कहते हैं, और दूसरा लिखित एवं पंजीकरण अंतरण। तो 100 रुपये या 100 रुपये से कम मूल्य का अगर मूलधन है तो उस समयवार का बिना पंजीकरण करवाए संपत्ति का परिधान द्वारा भी पूर्ण किया जा सकता है, किंतु इसमें सादा बंधक जो है उसका मौखिक अंतरण जो है वो नहीं किया जा सकता। यदि मूलधन 100 रुपये या उससे अधिक है तो लिखित, जिसे पंजीकृत भी करवाया जाएगा, के द्वारा बंधक पूर्ण किया जा सकता है, सिवाय हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक को पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। तो ये एक फॉर्मेलिटी है जो धारा 59 में दी हुई है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो धारा 60 में वर्णित है, जिसे हम रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज के नाम से जानते हैं। बंधक का मोचन कराने का अधिकार धारा 60 में वर्णित है कि मूलधन शोध्य होने के पश्चात जिस दिन मूलधन ड्यू हो जाएगा उस दिन से ये अधिकार जो है या लाइबिलिटी जो है वो उत्पन्न हो जाती है। बंधक कर्ता का अधिकार हो गया मोचन कराने का, और बंधकदार का कर्तव्य हो गया कि उस संपत्ति को मुक्त करे। इसमें 3 तरह की बातें जो हैं वो सामान्यतः मानी जाती हैं कि बंधक कर्ता जो है वह उपयुक्त समय स्थान पर बंधक धन को अदा करे। अदा करने में जो है 3 तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक तो पेमेंट और टेंडर ऑफ मॉर्गेज डेट हो जाता है, बंधक धन दिया जाए, निवेदित किया जाए या न्यायालय में जमा करवा के उस संपत्ति का मोचन जो है वो बंधककर्ता करवा सकता है।
भुगतान करने से अर्थ आप जानते ही हैं, कैश पेमेंट हो गया। निविदान करने का अर्थ किसी अन्य फॉर्म में, जैसे सामान्यतः बंधक दार का बैंक डिटेल अकाउंट की ली जाती है और उसमें जो है वो डिपॉजिट करवा दिए जाते हैं, तो वो निविदान हो जाता है। और वो भी अगर देने से इनकार अगर बंधक दार करता है तो उस न्यायालय में जमा करवा के बंधक धन संपत्ति के मोचन का वाद लाकर जो है बंधक का मोचन जो है वो करवा सकते हैं। जो बंधक दार है उसका फिर कर्तव्य हो जाता है कि जो बंधक विलेख निष्पादित किया गया था वो बंधककर्ता को वापस अदा करें। हक विलेख, टाइटल डीड, स्वामित्व के विलेख दस्तावेज यदि उसने बंधककर्ता से लिए हैं तो वो उनको वापस लौटाए। संपत्ति का कब्जा यदि उसने लिया है भोग बंधक जैसे, तो संपत्ति का कब्जा वापस करे। और यदि संपत्ति का अंतरण उसे किया गया है सशर्त विक्रय द्वारा अंतरण या अंग्रेजी बंधक के अनुसार, तो उस संपत्ति का प्रति अंतरण जो है वो बंधककर्ता को किया जाए। ये जो बंधक का मोचन है ये समाप्त भी हो जाता है, तो पक्षकारों के कार्य द्वारा भी ये समाप्त हो जाता है। जब पक्षकार ये तय कर लेते हैं या बंधक ग्रहीता जो है वो बंधककर्ता से मोचन का अधिकार खरीद लेता है, तो ये जो है वो समाप्त हो जाता है। न्यायालय की डिक्री, अगर न्यायालय फोरक्लोजर की डिक्री पारित कर देता है अंतिम, तो बंधककर्ता का मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है। और इसी तरह विधिक प्रक्रिया द्वारा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी ये जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर बंधक का मोचन, बंधक धन देय होने के पश्चात कराने का अधिकार, बंधक दार का कर्तव्य, और ये कब समाप्त हो जाएगा धारा 60 में वर्णित है। बंधक की औपचारिकताएं धारा 59 में वर्णित हैं। और विलक्षण बंधक, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, अंग्रेजी बंधक और भोग बंधक पर हमने आज चर्चा की। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अन्य प्रावधान पट्टे के संदर्भ में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।